गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अश्विनी कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आयकर गणना के लिए एक एक्सेल सॉफ्टवेयर लेकर के आए हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हमें डाटा फिलअप करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी इस वक्त, इस समय आपको बहुत अधिक आवश्यकता है और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा ही लाभप्रद रहेगा आपको। और इसके साथ ही ये जो एक्सेल प्रोग्राम है, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ ये मिलेगी आपको कि आप सभी के जितने भी आपके कर्मचारी विद्यालय में, सभी का एक साथ आप आयकर विवरण देख सकते हो। मतलब सभी का डाटा फिलअप करो और सभी के आयकर विवरण, आपको अलग अलग सीट बनाने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे अश्विनी कुमार है उसकी अलग सीट बनाई, आदित्य जाखड़ की अलग सीट बनाई, चेतन राम जी की अलग सीट बनाई, प्रकाश कुमार गौड़ की अलग सीट बनाई। ऐसे अलग अलग सीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साथ सभी का डाटा इस मास्टर सीट में फिलअप करेंगे और इस सीट में फिलअप करने के बाद में हम सभी का आयकर विवरण प्रपत्र तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो चेंजेस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये जो सीट है वो जल्दी ही मेरी साइट ashwini.sharma.com पे मिल जाएगी। मेरी बाकी के जितने भी एक्सेल प्रोग्राम्स हैं वो सभी आपको उसी पे अवेलेबल होंगे। अब और उसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए ताकि आपको प्रतिदिन नए नए अपडेट मिलते रहें। और उसके साथ मैंने एक्सेल फॉर्मूला सिखाने के लिए भी एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। उन वीडियोस को भी आप देखिए ताकि आप भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स बनाने में सक्षम हो जाएं, क्योंकि सीखो और सीखने से ही सिखाना है, ये बात है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार क्या है कि पिछले साल भी था, दो नई टैक्स स्लैब आई है। एक ओल्ड टैक्स स्लैब है और एक न्यू टैक्स स्लैब है। तो नॉर्मली क्या है, हमें जो फ़ायदा है वो ओल्ड टैक्स स्लैब में ही है, न्यू में बिल्कुल भी नहीं है हमें। तो इसमें मैंने केवल जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स कैलकुलेशन किया है इसमें। तो हमें ओल्ड से ही मतलब है, न्यू से हमारा कोई अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं है। क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अगर जो इस साल नई स्लैब के अकॉर्डिंग अगर उसने कटौती करवा ली तो आगे आने वाले जो वित्तीय वर्ष हैं उनमें भी उसको नई टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती करवानी पड़ेगी, ऐसा है। तो इससे अच्छा है कि हमारा पुरानी जो टैक्स स्लैब चल रही है वो बेस्ट है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें मैंने टैक्स कैलकुलेशन की है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये डाटा फिलअप करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ मास्टर सीट पे। तो मास्टर सीट का एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है कर्म संख्या, ये आपको नहीं लगानी है। जैसे ही आप कर्मचारी का नाम यहाँ लिखोगे तो कर्म संख्या ऑटो में आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे AS लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये 7 जो यहाँ पे कर्म संख्या आई वो ऑटो आ गई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये वापस हट जाएगा, ठीक है। और बात रही पद की, तो पद के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप पद का चयन कर सकते हो। मान लीजिए भाई मेरे विद्यालय में या मेरे किसी भी ऑफिस वाले भी बनाए तो मेरे ऑफिस में ये पद नहीं है, तो मैंने अबाउट सारे पद डाले हैं, ऑफिस के भी पद डाले हैं, स्कूल्स के भी पद डाले हैं। फिर भी आपको लगे कि यार नहीं, मेरा वाला पद इसमें नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक पोस्ट एट ऑफिस के नाम से एक सीट बनी है लास्ट में, है ना। उस सीट में जाना और जहाँ ये पोस्ट लिखी है वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो जहाँ नीचे कुछ मैंने ये खाली रोज़ लिखे हैं यहाँ पे, इन खाली रोज़ में आप अपनी पोस्ट लिख दीजिए। तो जो पोस्ट आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको इस मास्टर सीट में ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी, ठीक है सर। ये तो बात होगी अपना दूसरा का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है कैडर और संवर्ग। वैसे नॉर्मली टैक्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि इसी के अनुसार हमारी कोविड-19 की कटौतियाँ हुई है ना। CM कोरोना रिलीफ फंड जो है उसमें हमारी जो कटौती हुई है वो इसी के चक्कर में हुई है, ठीक है। तो इसमें कैडर संवर्ग में 4 है, स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट है, मिनिस्ट्रल है और क्लास 4 है। ये 4 कैडर हैं। तो इसमें से हमारे विद्यालय के हिसाब से स्टेट सर्विस में प्रिंसिपल्स और लेक्चरर्स हो गए, सबऑर्डिनेट में सीनियर टीचर्स, थर्ड ग्रेड टीचर्स,
और वो हो गए, मिनिस्ट्रियल में हमारे बाबू हो गए, और क्लास 4 में हमारे पियोन हो गए। तो ये 4 कैटेगरी हैं, जिसकी जो कैटेगरी है वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फीडअप करना आपको। नेक्स्ट अपना पॉइंट है इज इन प्रोबेशन यस और नो, कि जो कर्मचारी है वो जैसे अश्विनी कुमार है प्रोबेशन में है या नहीं है। यदि है तो यस सेलेक्ट करें, और यदि नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। ठीक है, प्रोबेशन की बात हो गई। फिर बात करते हैं लेवल की। तो व्यक्ति जिस लेवल का है वो लेवल आपको यहाँ पे फिडअप करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लेवल है उसका चयन कर लीजिए। ठीक है सर। उसी तरह प्रोबेशन में भी ड्रॉप डाउन था यस और नो का, आपको चयन करना, लिखना नहीं है। लिखना जो है वो अब आगे आगे, क्योंकि कुछ तो लिखना पड़ेगा हमें। तो एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे लिखनी है, व्यक्ति की एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे लिखनी है। व्यक्ति के पैन नंबर लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बैंक खाता संख्या लिखनी है। अब सुनो, बैंक खाता संख्या बहुत बड़ी होती है, जैसे मैंने 111111111 इतने इतने लिख दिए। तो ये देखो, ये पीछे कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे +14 आ गया। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमें? इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, या तो एक काम करो आप, सबसे बेस्ट रहेगा कि ये जो फॉर्मूला बार है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 200% कर देते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला बार में ऊपर की तरफ, यहाँ पे सबसे पहले कर्सर को रखें और ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा दें और एंटर प्रेस कर देना। सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगा के एंटर प्रेस कर देना। ये लो, एंटर मैंने प्रेस कर दिया। अब देखते हैं कि अपना वापस सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखिए, अभी जो चीज़ें यहाँ पे आ रही थी वो सारी की सारी ये आ चुकी है। इसके साथ आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो आगे बैंक खाता के बाद में एसआई नंबर हो गए। एसआई नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। और देन आफ्टर जीपीएफ या प्राण नंबर, यदि कर्मचारी जीपीएफ का है तो जीपीएफ नंबर आ जाएंगे, और कर्मचारी एनपीएस में है तो उसके प्राण नंबर आ जाएंगे। ठीक है सर। आगे चलते हैं, मोबाइल नंबर, कर्मचारी के मोबाइल नंबर आ जाएंगे। कर्मचारी की मार्च का बेसिक, हमें यहाँ मार्च का बेसिक लिखना है। अगर वो इन प्रोबेशन है तो प्रोबेशन के अकॉर्डिंग लिख दो, और अगर प्रोबेशन में नहीं है, स्थायी कर्मचारी है, तो उसके अकॉर्डिंग लिख दो। ठीक है, ये चीज़। फिर एसआईपी, एसआईपी दैट मीन्स एसआई की जो अपनी कटौती होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 3000, 5000, 7000 जितनी भी है, जो कटौती स्लैब के अकॉर्डिंग या व्यक्ति जैसे कटौती करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एसआईपी उसका ऐड करना है। अगर 3000 कटवा रहा है तो 3000 लिख दो, 5000 है तो 5000, 7000 है तो 7000। ये बात हो गई। फिर है जीपीएफ के बारे में। तो जीपीएफ में नॉर्मली देखो स्लैब के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से कोई कटौती नहीं करवाता है ना। सो स्लैब के अकॉर्डिंग कटौती नहीं करवाता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीपीएफ को मैंने खाली छोड़ रखा है, क्योंकि अपन स्लैब के अकॉर्डिंग तो मुश्किल है, बहुत कम लोग करवाते हैं, है ना। तो ये कर देना है। फिर बात है एचआरए रेट की। तो एचआरए रेट नॉर्मली 8%, और इसमें देखो ड्रॉप डाउन दिया है जिसमें 3 चीज़ मिलेगी आपको, 8%, 16% और एनए। तो एनए हो जाएगा किन लोगों के, जो इन प्रोबेशन है उनके लिए एनए हो जाएगा। जो जयपुर जोधपुर वहाँ पे जो रहता है उनके लिए 16 हो जाएगा, और बाकी हमारे जैसे जो कर्मचारी है जिनको 8% मिलता है उनके लिए 8% कर देना है। ठीक है सर, ये बात हो गई अपने एचआरए रेट की। फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपना है इज एनपीएस एम्प्लॉय, मतलब इज एनपीएस एम्प्लॉय दैट मीन्स अगर वो एनपीएस का एम्प्लॉय है, मतलब उसके एम्प्लॉय में एनपीएस की कटौती होती है उस एम्प्लॉय के, तो आपको यस चूज करना है। और अगर एनपीएस की कटौती नहीं होती है तो आपको नो का चयन इसमें करना है। आगे चलते हैं। आगे बात आती है बोनस की। अगर बोनस कर्मचारी को मिलता है तो यस का चयन करें, अगर बोनस नहीं मिलता है कर्मचारी को तो नो का चयन करें। अब ये 2 पॉइंट और है सर, ये 4 पॉइंट है, चारों के बारे में आपको थोड़ा सा फटाफट समझ लो। देखिए, समर्पित 19-20 और समर्पित माह 19-20, समर्पित 20-21 और समर्पित माह 20-21। तो अपन ने 19-20 को क्यों लिया, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर 19-20 का तो इस साल मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपन पिछले साल ही इसका दे चुके हैं। तो इस साल इसका मतलब ये है कि हमें जो डीए एरियर मिला था, अगर आपको डीए एरियर मिला है तो उसमें ये समर्पित एरियर ऐड करना था, और वो ऐड होगा उसमें।
अब मान लीजिए आपने समर्पित नहीं उठाया 19-20 में, तो नो का चयन कर ले, बस इतना ही काम करना है। और अगर उठाया है तो यस का चयन कर ले मैं, ठीक है सर। इसके बाद 20-21 का भी यही सिस्टम है। अगर आपने समर्पित लिया है तो यस का चयन करें, अगर आपने समर्पित नहीं लिया है तो नो का चयन करें। और जिस माह में आपने समर्पित लिया है वो माह भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप चयन कर लें, पहले माह में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सातवें में, जिस माह में भी आपने लिया हो उस माह का आप यहाँ पे चयन करें। फिर है डी एरियर, कि कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं हमारे जिनको डी एरियर मिला ही नहीं, ठीक है, और किन्हीं को पार्शियल मिला है। तो जिनको नहीं मिला उनके लिए यहाँ पे नो का चयन कर लें आप, नो, कि भाई इसको डी एरियर नहीं मिला। अगर मिला है तो यस का चयन कर लें, अदरवाइज नो का चयन कर लें। अब बात करते हैं 60 to 80 ईयर्स वालों के लिए। तो अगर वे कर्मचारी भी अपना आयकर विवरण इससे बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बाकी तो नो का चयन करना है। अगर उनको बनाना है 60 to 80 वालों को तो वो यस का यहाँ पे चयन करें। ये बात हुई हमारी मास्टर सीट की। ये इस मास्टर सीट में आप अपने सब विद्यालय के सभी कर्मचारियों का डाटा एक साथ फीड कर देंगे, ठीक है सर। अगर आपने इसमें एक साथ फीड कर दिया तो फिर आगे आपको बहुत ही कम चेंजेज करने पड़ेंगे। चलो मैं आपको नेक्स्ट सीट पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट सीट अपना है GA 55, जो नॉर्मली आपको सारा दर्पण पे मैनेजर से जो GA 55 निकालते हैं उससे इसका मैचिंग आपको करवा रहा है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो इसमें हमें क्या क्या परिवर्तन करने हैं मैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ फटाफट। देखिए सर, यहाँ पे सबसे पहला जो काम है वो हमें जो करना है वो ये है कि हमें जिस व्यक्ति का GA 55 देखना है उस व्यक्ति का नाम आप यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चयन कर लीजिए। ये देखिए सर, यहाँ पे ये जो नाम कर्मचारी है इसके पास में ये चेतन राम रियाड़ जो अभी यहाँ लिखा है, इस पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो उधर अपने जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अभी नीचे से खाली आ रहा है क्योंकि नीचे नाम नहीं है। तो जैसे मैंने अश्विनी कुमार शर्मा चयन किया तो ये यहाँ पे इनका चेंज हो गया है, ठीक है सर। इसी प्रकार से आपको बाकी आपके जो कर्मचारी हैं उनका भी इसी प्रकार से चयन करना है। कि जैसे मैंने आदित्य जाखड़ लिया तो ये देखिए आदित्य जाखड़ आ गया, मैंने यहाँ से चेतन राम रियाड़ लिया तो ये चेतन राम रियाड़ आ गया, मैंने यहाँ से प्रकाश कुमार गौड़ लिया तो प्रकाश कुमार गौड़ आ गया। ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करने हैं। ये बात हो गई इसकी, ठीक है सर। तो ये इस सीट में जो काम करना है वो आपको केवल यही काम करना है कि व्यक्ति का नाम का चयन करना है, बाकी की प्रक्रिया पूरी अपने आप हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको इतनी आवश्यकता पड़े इसमें कि साहब ये मेरा सही नहीं आ रहा है, DA में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही आ जाएगा, लेकिन बेसिक में, मार्च की बेसिक में मेरे हिसाब से तो देखो मैंने बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे अपनी तरफ से कुछ चेंजेज करने हैं तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी एक बार कॉपी बना लें, दूसरी जिसके चेंज करना है उसकी अलग से कॉपी बना लें आप। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि और चेंज करने की आवश्यकता है तो आप एक काम करें, सीट को अनप्रोटेक्ट कर लें। अनप्रोटेक्ट का पासवर्ड आपको मास्टर सीट के इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि इसका पासवर्ड क्या होगा, कैसे अपन को अनलॉक इसको करना है। अब इसमें जो मैनुअल डाटा फीडिंग करनी है उसकी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। इसमें मैनुअल डाटा आपको वॉशिंग अलाउंस अगर मिलता है तो वो करना है। अगर आपकी कोई चीज़ की आरोपी हुआ है, कटौती हुई है तो वो आपको करना है। अदर अलाउंस अगर आपको कोई मिलता हो तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अदर अलाउंस की जगह जैसे CCA मिलता हो, हैंडीकैप्ड अलाउंस मिलता हो तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ये बात हो गई इसकी अपनी। ये ग्रॉस हो जाएगी, SIP ऑटो आ जाएगी, GPF जो है वो आपको उधर से भरवाया हुआ है। अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे मैनुअली चेंज कर सकते हो। अभी जैसे NPS 0 आ रहा है क्योंकि ये कर्मचारी जो है वो NPS का नहीं है। जैसे मैं एक NPS का कर्मचारी लेता हूँ, ये देखो, तो ये प्रकाश कुमार गौड़ NPS के कर्मचारी हैं तो इनके NPS की कटौती आ गई और GPF इनका 0 हो गया। तो ये सारा ऑटो कैलकुलेशन होगा, अपने आप कैलकुलेशन होगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके RPM अप आ गया
प्रकाश कुमार गौर को सेलेक्ट करते हैं तो उनका आरपीएमएफ 0 आ जाएगा, क्योंकि आरपीएमएफ 2004 से पहले वालों का करता है, नए वालों का करता नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो ऐसा ही एरियर, ये ऐसा ही एरियर अपना एक बार कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं है चेंज करने की। जीआईएस में आपको आवश्यकता नहीं है चेंज करने की, 220 रुपये अप्रैल में करते हैं, फिक्स है। एलआईसी आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे दो आपको पहले कॉलम में चेंज करनी है केवल, बाकी के कॉलम में ऑटो में चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिए तो ये बाकी की में ऑटो चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ वापस 300 कर देता हूँ तो ये देखो बाकी के 300 हो गए। कोविड-19 की कटौती आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटो फिलअप आएगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई कटौती है तो आप अदर में लिख दीजिए। इनकम टैक्स की कटौती आपको यहाँ पे अपनी लिखनी है, जो आपने इनकम टैक्स कटाया वो सारी कटौती आप यहाँ पे फिटअप कर दीजिए। मंथली आप अपने GA55 अपने पास रखोगे निकाल करके, तो उसमें से आप कटौती एक बार इस GA55 की अपने पे मैनेजर वाले GA55 से एक बार ज़रूर मिला लें, एकदम से संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि इस GA55 के अकॉर्डिंग ही आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो आपका GA55 एकदम से सही होना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी GA55 वाले इस चीज़ की। अब लास्ट में सॉरी एक चीज़ और बच गई, यहाँ पे बिल नंबर और डेट आपको लिखनी है कि मार्च का जो बिल नंबर है उसका डेट क्या रहा वो आपको यहाँ पे फिटअप करना है। इसके साथ ही आपका ये GA55 वाला जो सीट है वो कंप्लीट होता है। ये था GA55 का सीट। आगे लेके चलते हैं आपको अदर डिडक्शन पे। तो एक बार थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि अदर डिडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अदर डिडक्शन है, इसमें अगर व्यक्ति मकान किराए की छूट लेता है, HRA की छूट लेता है, तो वो राशि आपको यहाँ फिटअप करनी है। अब मकान किराए की जैसे मान लीजिए 30,000 की छूट ले रहा हो, मैंने यहाँ पे 30,000 लिख दिया, ये लो ये 30,000 की छूट लिख दी मैंने। तो अब इसकी रसीद कितने की देनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाल के रखा है। देखो सर, ये रहा मकान किराया छूट की रसीद की आवश्यकता 1,11,630 रुपये, तो इतनी रसीद उसको देनी है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन होकर के आएगा आपके लिए। अब मान लो यहाँ पे 40,000 की छूट ले रहा हो, तो मैंने यहाँ पे 40,000 लिखे, तो देखते हैं वो रकम चेंज हुई क्या। ये देखिए सर चेंज हो गई, 1,21,630 हो गए। तो ये मकान किराए की जितनी रसीद आपको चाहिए वो आपको तभी लगानी है जब आप HRA की छूट लेते हो तब, अदरवाइज नहीं लगानी। फिर गृह संपत्ति से प्राप्त किराया, गृह कर, गृह ऋण किस्त। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसकी जो किस्त कटी है उस किस्त की राशि आपको यहाँ पे लिखनी है। और राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, सॉरी एक मिनट, गृह ऋण किस्त ब्याज और होम लोन पे जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी जैसे मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लिख रखे हैं। फिर LIC, ये LIC पीछे वाली LIC नहीं है, ये वो LIC है जो वेतन से नहीं कटी है, वो LIC आपको यहाँ पे लिखनी है राशि। फिर अपन बात करते हैं तो आगे PLI है, PPF है, ट्यूशन फीस है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑटो लिखें, सॉरी मैनुअली यहाँ पे टाइप करें जितना आपका होता है। इसके अलावा ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मैंने 50,000 रुपये लिख रखे हैं, तो ये 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अपन को मिलेगा छूट। इसके अलावा यहाँ पे ये NPS वालों के लिए आएगा 0। अभी हमने जो कर्मचारी सेलेक्ट कर रखा है वो NPS का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मैं एक बार करके देखता हूँ, यहाँ पे जो चेतन राम रियाड़ है उसकी जगह मैं प्रकाश कुमार गौड़ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रकाश कुमार गौड़ किया तो अदर डिडक्शन में जाके देखते हैं, ये देखो आ गई इसका रकम, आ गया ना। तो ये चीज़ आपको ऑटो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वापस मैं एक बार चेतन राम रियाड़ कर देता हूँ यहाँ पे, ये बात हो गई। और इसके बाद ये ATG वाला है जिसमें अपन को अपने कोविड-19 की छूट मिलेगी, जितनी कटौती कोविड-19 के अंतर्गत हुई है उसकी पूरी छूट हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ की। ये बाकी डिडक्शन आप लोग पढ़ लेना कि अदर डिडक्शन कौन कौन से, नॉर्मली जो डिडक्शन है वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ ही आपको आगे जाने से, टैक्स कैलकुलेशन पे जाने से पहले ही यहाँ पे आपको पूरा टैक्स की आपकी समरी बन जाएगी कि आपका टैक्स क्या रह रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे आपका ग्रॉस पे आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, आपने कितना टैक्स डिपॉजिट किया वो आ जाएगा, आपको 80C मतलब सेक्शन जो 80C है, 80CC रिबैट जो आपको मिली वो कितनी मिली वो यहाँ पे आ जाएगी। और मकान किराए के लिए कितनी रसीद की आवश्यकता है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऑटो में। अब टैक्स पोजीशन भी आपकी बता देगा कि आपका टैक्स रिफंडेबल है या पेएबल है, क्या है वो आपको यहाँ पे बता देगा।
अभी जैसे इनके रिफंडेबल है माइनस में 19,335 रुपये, ये इनके रिफंडेबल है, ठीक है। इसके अलावा रिबैट, आपको रिबैट कितनी मिली, अभी जैसे 1 मिनट में आपको इसको देखो थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ कि ये चेंज होता है क्या। टैक्स जो पोजीशन है यहाँ पे इन्होंने जो डेडलॉक की छूट ली है, मैं HRA जो गृह ऋण HRA इंटरेस्ट पे, होम लोन इंटरेस्ट पे जो छूट ली थी वो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट कर दी। अब देखते हैं इनका टैक्स चेंज हुआ क्या। ये देखो क्या लिखा हुआ आ गया, इनकम टैक्स पेएबल। इस पहले क्या लिखा हुआ था, इनकम टैक्स रिफंडेबल, अब लिखा हुआ आ रहा है पेएबल 11,865। वापस देखते हैं एक बार चेंज करके, ये देखो वापस 1.5 लाख किए, वापस आ गए रिफंडेबल, है ना कमाल। तो आपको पूरा आपका टैक्स आगे जाने से पहले यहाँ पूरा बता देगा। अगर आपकी कटौती 1.5 लाख की नहीं हुई है तो कितनी उसमें बाकी है वो आपको इन्वेस्टेबल अमाउंट में बताएगा। जैसे अभी तो इनके तो 1.5 लाख की कटौती हो रही है, एक बार मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ एक बार। जैसे अभी फिर भी इनके 1.5 लाख की कटौती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी आगे जाके अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी इस सीट की अदर डिडक्शन की। अब चलते सीधा टैक्स कैलकुलेशन में। ये देखिए सर, ये टैक्स कैलकुलेशन है, आपको इस सीट में कुछ भी नहीं करना है, आपका पूरा टैक्स कैलकुलेशन इसमें ऑटो कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा। अब देखिए इनकी जो कटौती है वो 2,47,620 रुपये है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, आपको क्लियरली दिखाई दे। ये देखिए सर, ये कंप्लीट है। तो ये ऑटो कैलकुलेशन होके एकदम से तैयार होके आपको मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपको जितने करेक्शन करने थे वो सारे आप पीछे कर दिए। अब मैं एक छोटी सी चीज़ जो आपको इसमें परिवर्तन करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, जो अदर डिडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जैसे एक कर्मचारी यहाँ से सेलेक्ट करके रखा है, अब उसके तो हमने अदर डिडक्शन भर दी है, तो अब आपको करना क्या है ये सुन लो। केवल अदर डिडक्शन वाली जो सीट है वो प्रत्येक कर्मचारी के लिए आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी, बाकी सारी सीटें आपको एक साथ फुलफिल करनी है। अब जैसे मैंने अभी चेतन राम जी का ले रखा है, तो उनकी मैंने अदर डिडक्शन यहाँ लिखी, टैक्स कैलकुलेशन का डायरेक्ट यहाँ पे फाइल में गया और प्रिंट इसका मैं ले लेता हूँ, ठीक है, अदर डिडक्शन लिखे। फिर नेक्स्ट मैंने कर्मचारी लिया, GA 55 में गया और नेक्स्ट कर्मचारी का मैंने चयन किया, जब प्रकाश कुमार गौड़ का चयन किया, अदर डिडक्शन में आया, प्रकाश कुमार गौड़ के अदर डिडक्शन मैंने लिखे और टैक्स कैलकुलेशन का प्रिंट ले लेंगे, ठीक है सर। ये एक प्रोग्राम था हमारा, इसमें आपको साथ में 7 पे का चार्ट भी मिलता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। वैसे मेरे पूरे प्रोग्राम का ही कोई कॉस्ट नहीं है, ये सब पूरा प्रोग्राम आप लोगों की सहायता के लिए। और तो आपसे निवेदन है कि मेरी जो साइट है उसको आप ज़्यादा से विजिट करें। बाकी के मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं आपको मेरी साइट ashwinisharma.com पे मिल जाएगी, आप गूगल पे जा कर के डायरेक्ट सर्च कर सकते हो ashwinisharma.com। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है अश्विनी कुमार एक्सेल प्रोग्राम मेकर के नाम से। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य शिक्षक साथियों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और मैं एक्सेल भी सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ज़रूर एक्सेल सीखें ताकि आप भी एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाए। ये अपना एक छोटा सा प्रोग्राम था। अगर इस प्रोग्राम में आपको कहीं कोई किंतु परंतु लगे, आपको 1-2 दिन में मैं सीट इसकी अवेलेबल करवा दूंगा, थोड़ा सा कुछ करेक्शन से 1-2 छोटे करने हैं उसके बाद। और तो आप मुझे सीट मिलने के बाद मुझे ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट करें या मेरे साइट पे जा कर के मुझे मेल करें, जो भी इसमें करेक्शन करना है वो मुझे सारे बताएं आप। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आपको ये सीट कैसी लगी। तो एक बार ज़रूर आप साथियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।